कोई बड़ी पार्टी आएगी, बस्तियों में पैसे बँटने शुरू हो जाएँगे, कबाब बँटने शुरू हो जाएँगे, शराब बँटनी शुरू हो जाएगी, तो कितने ज़िम्मेदार लोग इस सवाल को उठाएँगे? ये क्योंकि राज्य सरकार कहती है कि जमशेदपुर शहर जो है वो तो टाटा चलाती है, इस पे कोई लोकल पॉलिटिशियन बात नहीं करते और टाटा ग्रुप ने नहीं भी तो 7 से 8,000 करोड़ रुपया जो है विदेशी यूनिवर्सिटी को दान कर दिया गया है। सबसे बड़े एम्प्लॉयर जो है यहाँ टाटा स्टील है। टाटा की राजनीति बहुत बहुत बड़ा रैकेट है। नमस्कार जोहार। आज हमारी मौजूदगी है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव होने को है। तमाम उलटफेर सियासत में होती दिखी आप लोगों को। जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्हें जमीन मामले में जेल भेजा गया, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, जमानत पे बाहर आए। तमाम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगातार लगी हुई है, हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। वहीं पर एक युवा है जो लोकसभा का चुनाव लड़ता है जमशेदपुर से। उसका विजन देखने के बाद हमें ये लगता है कि नहीं, इस बंदे का इंटरव्यू करना चाहिए था, क्योंकि उसके पास विजन है और विजनरी लीडर इस देश के अंदर बहुत कम है। उस व्यक्ति का विजन ये है, मैंने देखा, लगातार एनालाइज किया। वो व्यक्ति चाहता है कि जमशेदपुर की स्थिति सुधरे, क्योंकि सबसे पहले जो बदलाव की शुरुआत होती है वो व्यक्ति अपने घर से करता है। तो इस व्यक्ति की जो मुहिम है, इस लीडर की जो मुहिम है, वो मुहिम है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहता है और शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव चाहता है कि सभी के लिए शिक्षा सुलभ हो सके और फ्री हो सके। यानी यहाँ का झारखंड आप जानते हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, जहाँ आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। उनके पास डेली पेट पालने तक के पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में महंगी शिक्षा कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है सौरभ विष्णु जी। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि जमशेदपुर के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं जो बंद पड़े हैं, उन्हें शुरू किया जाए, उनकी शुरुआत की जाए। कैसे करेंगे, क्या कुछ करेंगे? तमाम टाटा ग्रुप ने जो फंडिंग की है विदेशों में, विदेशी इंस्टीट्यूशंस को, उस पर भी लेकर के उनके ऊपर लगातार हमलावर रहे हैं, सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि आखिर टाटा विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, विदेश के इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे सकती है, तो भारत के अंदर जो बंद पड़े सरकारी इंस्टीट्यूट है उनको जीर्णोद्धार के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकती है? सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका ओबीसी टाइम्स पे। धन्यवाद। सर, कैसे आप चाहते क्या है, क्या विजन है आपका? विजन तो हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में आप क्यों सुधार चाहते हैं? यहाँ की जो सरकार है, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, यहाँ के जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसके लिए आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। आप क्यों लेकिन कर रहे हैं? हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग आगे नहीं आते हैं। शायद उन लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कोई होप नहीं है, वो लोग जो काम करेंगे शायद उनके काम का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, या उनका जो भी कारण हो, ये हमको नहीं पता। पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जमशेदपुर मेरा शहर है जी। और हम देखें कि इस शहर में शिक्षा का क्या स्टैंडर्ड था। इस शहर में शिक्षा का बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंडर्ड था। एक समय में सरकार के स्कूल्स थे, टाटा के स्कूल्स थे। जमशेदपुर आपको समझना होगा कि एक बहुत यूनिक जगह है। यूनिक जगह इसलिए हम जमशेदपुर को कह रहे हैं क्योंकि जमशेदपुर में लोकल लेवल पे, निकाय लेवल पे टाटा की सरकार चलती है। मतलब यहाँ हमारे पास कोई नगर निगम नहीं है, हमारे पास कोई नगर पंचायत भी नहीं है, हमारे पास कोई नगर परिषद भी नहीं है। तो यहाँ नोटिफाइड एरिया कमेटी चलती है। नोटिफाइड एरिया कमेटी 10,000 से कम के लोगों के लिए होती है। तो नोटिफाइड एरिया के माध्यम से पहले जमशेदपुर में 20-30 साल पहले बहुत सारे स्कूल्स चलते थे। उसमें शिक्षा का बहुत ही अच्छा प्रबंध था और वो स्कूलें बहुत सस्ती थी। और आज आपको जमशेदपुर क्या, आपको पूरे भारत में कई लोग मिल जाएंगे जो आर डी टाटा स्कूल से पढ़े हुए थे, बारेडी बॉयज स्कूल से पढ़े हुए थे, केएमपीएम स्कूल से पढ़े हुए थे। आज वो सारे स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया है या तो बंद कर दिया गया है। जो स्कूल बंद हो गए हैं वो तो कम्प्लीटली बंद हो गए हैं, जो आउटसोर्स्ड हो गए हैं वो प्राइवेट स्कूल्स बन गए हैं। तो उनकी फीस जो है वो आसमान छू रही है। तो जमशेदपुर शहर में लोगों की पढ़ने की व्यवस्था जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के माध्यम से रह गई है। शिक्षा जो है सरकार की जिम्मेदारी है और यहाँ आप राज्य सरकार को सिर्फ इकलौता ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य सरकार कहती है कि जमशेदपुर शहर जो है वो तो टाटा चलाती है। वहाँ निकाय जो है वो नोटिफाइड एरिया कमेटी का है, जो इनडायरेक्टली टाटा के कंट्रोल में है। तो अब लोग कहाँ जाएं? इस पे कोई लोकल पॉलिटिशियन बात नहीं करते और
हमको ये पता चला कि टाटा ग्रुप ने नहीं भी तो 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपया जो है विदेशी यूनिवर्सिटी को दान कर दिया गया है। टाटा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप बिकॉज़ टाटा आरटीआई में भी नहीं आती है। आरटीआई मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जिससे किसी कॉर्पोरेट से या किसी इंडिविजुअल से या सरकारी अफ़सर से अपने हक का इन्फॉर्मेशन माँगते हैं। कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं, जो जन सुविधा का इन्फॉर्मेशन है। तो टाटा से तो हम माँग नहीं सकते कोई आरटीआई में इन्फॉर्मेशन, तो जो भी रिसर्च के माध्यम से हमें लोगों को प्राप्त हुआ, तो ये जो आंकड़ा है ये बहुत शॉकिंग है। आप 8,000 करोड़ रुपए आप बाहर की यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं और अपने जमशेदपुर में 2-250 स्कूल बंद कर दिए। ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठाता है कि आखिर हम जमशेदपुर में शिक्षा को लेके किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम जमशेदपुर में जितने भी लोग हैं उनको हम केवल मज़दूर बनाना चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि जमशेदपुर के लोग आगे बढ़ पाएँ? यहाँ आप देखिएगा जितने भी जो लोग हैं जिनके बच्चे जो 10 प्लस 2 करके प्राइवेट स्कूल में जो बड़े हो चुके हैं, युवा हो चुके हैं, वो सारे के सारे युवा बाहर जा रहे हैं जमशेदपुर से। उनको लोकल स्तर पे कोई जॉब्स नहीं है, लोकल स्तर पे कोई हायर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है। ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। जो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? आप जमशेदपुर में जाके बस्तियों में देखिए, यहाँ 100 से ज़्यादा बस्तियाँ हैं। सारे बस्ती के युवा जो है ड्रग्स कर रहे हैं। तो अब ये सवालिया निशान तो उठता ही है कि भाई ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप शिक्षा को हटाइएगा तो नौकरियों का स्तर गिर जाएगा। नौकरी का जब स्तर गिरेगा तो आय गिर जाएगी। जब आय गिर जाएगी तो जो युवा है, जो अपने करियर को देखता है, जो 18 साल, 16 साल, 20 साल का युवा है, वो हमेशा ये जानना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी किस तरफ जाएगी। अब उसको अपनी ज़िंदगी में क्या दिख रहा है? अपनी ज़िंदगी में तो उसको यही दिख रहा है कि भाई यहाँ शिक्षा का प्रणाली जो है गिरा हुआ है। अगर हमको नौकरी करना है तो सिर्फ़ ठेकेदार मज़दूर हमको बनना पड़ेगा। अगर हम मेरे पास शिक्षा भी नहीं है, हम बाहर भी जाएँगे तो हमको मज़दूरी करना पड़ेगा, तो वो करेगा क्या? वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ड्रग्स के चपेट में आ जाएगा। तो ये सारा का सारा एक रैकेट है जो चल रहा है और इसमें बहुत सारे पहलू हैं। हम इसमें शिक्षा में अटैक कर रहे हैं कि कैसे शिक्षा में हम लोग उन बंद स्कूलों को खुलवा सकें, टाटा पे दबाव बनवा सकें, राज्य सरकार पे दबाव बना सकें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हमारे शहर के स्कूलों को लेके आइए और हमारे स्कूल्स को खोलिए। क्यों इन्हें जब कोई फैक्ट्रीज वगैरह लगानी होती है तो उसके लिए झारखंड याद आता है, जब मजदूर चाहिए होते हैं तो झारखंड याद आता है, लेकिन जब एजुकेट करने की बात आती है तो यहाँ के जो एमपीज हैं या जो भी जिम्मेदार आला अधिकारी हैं कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। क्या उनकी मंशा यहाँ के लोगों को आजीवन मजदूर बना के रखने की है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आप जाके देखिए पहले मजदूर भी जो थे वो परमानेंट थे। 1 लाख से ज़्यादा जो लोग थे जमशेदपुर में वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पाते थे टाटा स्टील से, क्योंकि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है यहाँ टाटा स्टील है। टाटा स्टील के कई सब्सिडियरी हैं, टाटा मोटर्स है, टाटा एनएमएल की ब्रांच है, उसके बाद टाटा का ब्लू स्कोप है, सीमेंट प्लांट्स है, वो सारे टाटा से एफिलिएटेड है। तो 1 लाख से ज़्यादा लोग परमानेंट एम्प्लॉइज़ थे, मतलब उन लोगों को भत्ता मिलता था बीमार पड़ने का, उन लोगों को हॉस्पिटल में सुविधा मिलती थी, स्कूल्स थे, उनके जो बच्चे थे उनको मुफ्त शिक्षा पढ़ा देने का। पर धीरे-धीरे ये सारा प्रणाली जो है बंद हो गया। अब यहाँ परमानेंट एम्प्लॉइज़ जो देखिएगा वो 7,000 से भी कम है। तो जितने भी लोग हैं अब वो टेम्पोरेरी ठेकेदार मज़दूर बन चुके हैं। तो उनकी अगर आप वेज का स्ट्रक्चर देखिएगा, एक मीडियन स्ट्रक्चर देखिएगा, तो वो लोग 15,000 से भी कम तनख्वाह पाते हैं, उसमें से 80% लोग। तो आप बताइए आजकल के ज़माने में अगर आप 15,000 रुपये तनख्वाह पा रहे हैं, 15,000 से कम, तो आप कैसे 2 बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कैसे अपना जीवन जी सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है जमशेदपुर में। तो लगता तो कुछ ऐसा ही है कि इन लोगों की मंशा अच्छी नहीं है। तो क्या इन पे जनता सवाल नहीं करती है सर? जब नेता वोट मांगने उनके दरवाजे पे जाते हैं तो किस मुंह से वोट मांगते होंगे, जब उनको एजुकेट नहीं कर सकते, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, या तमाम चीजें जो उनकी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर सकते, तो आखिर वो वोट कैसे मांग लेते हैं उनकी बस्तियों में जाके? देखिए राजनीति बहुत बहुत बड़ा रैकेट है। रैकेट मतलब कोई गंदा रैकेट नहीं है, पर आपको राजनीति को ऐसा देखना होगा कि राजनीति एक सुनामी की तरह है। जब राजनीति आती है तो उसके साथ बहुत बड़ी पार्टी आती है, पार्टी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, उनके पास स्टार प्रचारक होते हैं। आप चुनाव के दौरान जाके देखिए कि जनता ये सब चीज़ देख ही नहीं पाती है। अब अचानक से कोई बड़ी पार्टी आएगी, बस्तियों में पैसे बँटने शुरू हो जाएँगे, कबाब बँटने शुरू हो जाएँगे, शराब बँटनी शुरू हो जाएगी, तो कितने ज़िम्मेदार लोग इस सवाल को उठाएँगे? जो व्यक्ति आपको बताया कि अगर 10,000 रुपये भी नहीं कमाता, अगर उसको प्रत्येक घर को 1 किलो मुर्गा, हड़िया और 2,000 रुपये अगर मिल रहा है,
तो उस वक़्त ये सवाल को भूल जाता है। ये सवाल जो है वो वही पूछ सकता है जिसके पेट में भूख नहीं हो। ये सवाल वही पूछ सकता है जिसको कमाने की चिंता नहीं हो। ये सवाल वही पूछ सकता है जिसको ये लगे कि हम स्वतंत्र हैं ये सवाल पूछने के लिए। तो बहुत कम लोग आपको समाज में आगे आते हैं जो इस तरह का सवाल उठा सकते हैं, और इस तरह का सवाल उठाना पब्लिक का काम नहीं है। पब्लिक इसलिए लीडर्स को चुनती है कि लीडर्स ये सवाल उठाएं। अगर पब्लिक को भी ये काम करना पड़ेगा, आपने मुझसे पूछा कि विधायक हम हैं तो हम क्यों करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम भी ये काम नहीं करें और पब्लिक इस काम को करने लगे, तो फिर नेता या हमारा जो सारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है। अब पब्लिक नेतागिरी भी करे, अब पब्लिक अपने अधिकारों की रक्षा भी करे, अब पब्लिक सवाल भी करे, तो नेता किस लिए है। सवाल तो नेता से ही होता है ना। तो सवाल तो नेता को करना चाहिए। यहाँ तो बाकी विधायक को पूछना चाहिए, बाकी सांसद को पूछना चाहिए, जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उनको पूछना चाहिए, जो सरकार के अफसर बैठे हैं उनको पूछना चाहिए, जो टाटा के अधिकारी बैठे हैं उनको पूछना चाहिए। जनता को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप क्यों वोट देते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा सर, मैं जब यहाँ की स्थिति देखता हूँ झारखंड की, तो मुझे हंसी भी आती है, दुख भी होता है, क्योंकि आज भी झारखंड में वो राजनीति हो रही है जहाँ वोट साधने के लिए, वोट लेने के लिए यहाँ पे आज भी साड़ी बांटा जाता है, धोती बांटी जाती है, मुफ्त का राशन बांटा जाता है, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसे अपनी उपलब्धि के तौर पे गिनाती हैं या दिखाती हैं। क्या विदेशी नजरिए से अगर देखा जाए, विदेश के लोग अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखें, यहाँ के लोगों को देखें, यहाँ के कल्चर को देखें, यहाँ की इकोनॉमिक उनकी कंडीशन को देखें, तो क्या उन्हें हंसी आती होगी, दुख होता होगा? देखिए, आप युवा हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, और हम युवाओं को इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आजकल के जो नेता हैं, जो 70-80 साल की उम्र में जो पहुँच चुके हैं, वो आपको जानना होगा कि 1950s के बॉर्न हैं वो, तो उनकी मेंटालिटी जो है बिल्कुल ही अलग है। आज भी उनके लिए जो मेन मुद्दा है वो जाति है, आज भी उनके लिए जो मेन मुद्दा है वो धर्म का है। अब हम नहीं कहते कि धर्म ज़रूरी नहीं है, जाति ज़रूरी नहीं है, सब जातियों का मगर सम्मान होना चाहिए, सब धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। उसके अलावा ये समझना चाहिए कि हम लोगों ने ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। तो जनता यहाँ कहाँ छूटती नज़र आ रही है। जनता छूटती नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि प्राइवेट पार्टीज़ जो हैं, जो बड़ी-बड़ी पार्टीज़ जो हैं, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को अपना चुकी हैं। अब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के मतलब है कि आप देखिए, जो फंडिंग उनमें आती है वो फंडिंग अनसोर्स्ड है, उस फंडिंग का जो इस्तेमाल है वो अनसोर्स्ड है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि हमने लोकसभा इलेक्शन को 90 लाख में कैप किया हुआ है। पर आप बताइए, कोई भी कंस्टिट्यूएंसी में जो एमपी जीतता है वो क्या 90 लाख रुपए ही लगा के जीतता है। बहुत लगाता है, करोड़ों में खर्च होते हैं। तो जब हम लोग ये सब चीज़ को जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता जानते हैं, तो हमारी आंखें खुली हुई हैं, उसमें धूल झोंका जा रहा है ना। तो ये सब तो बहुत बड़े-बड़े सवाल हैं, और ये देश के युवा को समझना चाहिए कि कितने समय तक हम लोग जो ये राजनीति जो हो रही है उसमें हम लोग युवा अपना स्टैंप लगाएँगे। रोकना तो हम लोगों को होगा, क्योंकि आज हम लोग इस चीज़ पे जब सवाल उठाएँगे, आज हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, आज हम लोग इस चीज़ को मानने से इनकार करेंगे, तो हमारे प्रयास से जो हमारे नीचे का जो युवा है वो मोटिवेट होगा। वो कहेगा नहीं साहब, हमने तो देखा है इनको लड़ते हुए, फलाना इनको लड़ते हुए, तो हम भी लड़ सकते हैं। एक खीरा को देख के कई खीरा रंग बदलता है। आज जो ऊपर के जो लीडर बैठे हुए हैं वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो उनके देख के जो नीचे का युवा है वो भी खराब हो रहा है। अच्छा सर, जब आप जाते हैं युवाओं के बीच में, ये सारी बातें रखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि युवा मोटिवेट हो रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है, इन चीज़ों के प्रति जागरूक हो रहा है? क्या सवाल पूछना सीख रहा है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हम जब राजनीति शुरू किए थे, मेरा राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं है, मेरा कोई परिवार भी राजनीति में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि अभी 6-8 महीने ही हुए हमको राजनीति शुरू हुए। और हम जब राजनीति शुरू किए तो हम अकेले घूमते थे, कोई था नहीं मेरे साथ, किसी को जानते नहीं थे। आज आज ये आलम है कि आज मेरे एक कॉल पे 1 डेढ़ हज़ार युवा जमा हो सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं अपने आप को। क्योंकि ये युवा इसलिए नहीं आते हैं मेरे पास कि हम इनके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं कर रही हैं। युवा तो आजकल आप देखिए कि अ, ढोने की मशीन बन चुके हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ इनका यूज़ कर रही हैं। आप मेरे रैली में आइए, ₹100 लीजिए, ₹200 लीजिए, ₹300 लीजिए। पर मेरे पास जो युवा आता है वो पैसे के लिए नहीं आता, वो बोलता है भैया हम आपके पास इसलिए आते हैं कि आप जो बात करते हैं वो हमको प्रेरणा देती है, वो हमको एक विज़न दिखता है उसमें, हमको ऐसा दिखता है कि अंधकार में भी कहीं दिया जल रहा है। तो
युवा को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, युवा को ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो गंदी राजनीति है इसको हम रोक सकते हैं, ये जो सत्ता है हम छीन सकते हैं और हम छीन के अपना जो हमें करना है, जो हम युवाओं को सही लगता है कि नहीं भाई ये जो है ऐसे होना चाहिए, वो हम दबाव डाल के एक लोकतांत्रिक प्रोसेस में कर सकते हैं। किसी चीज़ को कोई व्यवस्था जो है हमारे पास बहुत अच्छी है, जो संविधान है बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ है, अमेज़िंग संविधान है हमारे पास, हम उसको हार्डली इन्फोर्स कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमको बस उसको लागू करने की ज़रूरत है, हमें नए लीडर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है और हम लोगों को मिलके इसको बदलना होगा। तो क्या लगता है सर, आपने लोकसभा का कंटेस्ट जो है इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया था, उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है झारखंड का, किस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से लड़ेंगे, ये भी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे आप, या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए चुनाव तो तभी इंसान लड़ता है जब जनता चाहती है, अगर जनता चाहेगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे जी। और किस पार्टी से लड़ेंगे ये अभी कुछ पता नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के टच में हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमको अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे के रूप में देखती हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे कोई घर को खोजें जहाँ जाके मेरा विज़न मेनस्ट्रीम में खो नहीं जाए। जैसे समुद्र में अगर आप एक बूँद को आप डालिएगा तो वो समुद्र का ही हिस्सा बन जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम युवा उस बूँद में पानी की तरह नहीं गिरे, तेल की बूँद की तरह गिरे, कि हम उस सागर में भी रह के अपना अस्तित्व नहीं खोएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम जाएँगे उन बस्तियों में भी बात करेंगे, स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज झारखंड के जमशेदपुर के उन बस्तियों की क्या स्थिति है, जहाँ की बात लगातार हो रही है और होनी भी चाहिए। बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मेन स्ट्रीम के जो लीडर्स हैं, केंद्रीय स्तर के जो लीडर्स हैं, स्टेट स्तर के जो लीडर्स हैं, वो कहीं न कहीं लोगों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। वो साड़ी बाँट देते हैं, धोती बाँट देते हैं, राशन बाँट देते हैं और उसी को उपलब्धि बताते हैं। हालाँकि ये सब उपलब्धि है नहीं। युवाओं को या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको कम से कम शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए। रोज़गार देंगे, शिक्षित करेंगे यूथ को, तभी देश डेवलपमेंट कर सकता है, तभी प्रगति कर सकता है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो के माध्यम से।